हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं केमिस्ट्री का द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में भी आपको जो इससे रिलेटेड इससे पहले वाली वीडियोज़ मिल जाएगी। हम सभी चैप्टर क्लास 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो वहाँ पे नीट प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे। नीट 2021 और 2022 के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर हमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स और यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्या एल्कलाई मेटल्स आते हैं। क्वेश्चन है वो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाई मेटल आयंस इज लोवेस्ट when aqueous solution of their salt are put under an electric field। यानी आयोनिक मोबिलिटी पूछी है एल्कली मेटल की और किस में है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसकी सबसे ज़्यादा आयोनिक मोबिलिटी होगी, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम या फिर सोडियम। तो देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 300 है, वहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी होती है। बट अब हम पहले वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि सबसे पहले देखिए आयोनिक मोबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। आयोनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जिसका साइज सबसे कम उसकी आयोनिक मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा और साइज सबसे कम होगा तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो लिथियम है उसका साइज सबसे कम होता है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे साइज बढ़ता है। इसका मतलब साइज जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सीजियम का होगा और उसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा और हमसे लोवेस्ट जो है वही आयोनिक मोबिलिटी पूछी गई और आप सीजियम लगाओगे या फिर रुबिडियम लगाओगे। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन जो दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो साइज होता है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, देन सोडियम और देन हमारे पास में पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे लार्ज साइज होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो होगा लिथियम का और साइज सबसे ज़्यादा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो यही हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन जो वो पहले भी पूछा जा चुका है वो आगे आएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है विच वन ऑफ द एल्कलाई मेटल फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2 ऑन हीटिंग इन द एयर। अब ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 301 में आपको जहाँ से एनसीईआरटी में आया हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 301 में साफ साफ ये लिखे हुए हैं ऑक्साइड के बारे में, रिएक्शन वगैरह में। तो वहाँ पर जब यहाँ पर हमसे M2O पूछा है यानी यहाँ पर हमसे नॉर्मल ऑक्साइड पूछा है, तो नॉर्मल ऑक्साइड यानी सिंपल ऑक्साइड जो बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा लिथियम। लिथियम जो बनाता है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, यानी वो कौन बनाता है LiO, यानी सिंपल MO जो बनाता है वो लिथियम वाला जो है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है। अब M2O है, M2O जो होते हैं वो पर ऑक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं। पर ऑक्साइड जो होते हैं जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम Na2O2 आएगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड के बारे में, जो सुपर ऑक्साइड में क्या होगा हमारे पास में ये होगा कि MO2, इस टाइप के जो बनाए जाते हैं वो सुपर ऑक्साइड होते हैं, वो बनाए जाते हैं आपके पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, इनके द्वारा। तो हमसे सिंपल ऑक्साइड पूछा है तो ये लिथियम है, Li2O लिथियम बनाता है सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है द ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड एल्कलाई मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोइंग द ऑर्डर। तो अब यहाँ पर देखिए जिसका जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उसका एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड एल्कलाई मेटल है, हाइड्रेटेड एल्कलाई मेटल में सबसे ज़्यादा साइज जो बड़ा होता है वो लिथियम का होता है। तो वही सेम रूल लगेगा और वहाँ पे वो उतना ज़्यादा जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा। तो लिथियम सबसे, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आप सिंपल समझिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे आयोनिक मोबिलिटी ही पूछी थी और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछी थी। यहाँ पे वापस वही ऑप्शन दिए गए हैं रुबिडियम वाले यानी फर्स्ट वाले। तो आप देखिए
यहाँ पर जो आपकी साइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो इन्वर्स हो जाता है, यानी लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, और आयोनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो साइज होगा उसकी आयोनिक मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे सीजियम हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, फिर रुबिडियम, पोटेशियम और फिर सोडियम, इस टाइप से होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है व्हेन ए सब्सटेंस ए, यानी एक सब्सटेंस है, कोई ए सब्सटेंस है, रिएक्ट विद वाटर, यानी ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, यानी ए जो है वो प्लस H2 ऐसे रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस ए कंब्यूसिबल गैस बी, और ये कुछ गैस बनाता है जो कि यहाँ पे बी है, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन द वाटर, और इसके अलावा यहाँ पर ये एक सब्सटेंस भी बनाता है सी, यानी सॉल्यूशन बनता है कुछ। व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन सी, यानी जो भी सी बना है उसके साथ में एक रिएक्शन करके डी बनाता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम गैस बी, और ये भी सेम गैस बनाता है। और वार्मिंग बट डी कैन प्रोड्यूस गैस बी ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जो भी हमारा बी ऑप्शन था, तो यहाँ पर जो भी चीज़ बना था उसको अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं रूम टेम्परेचर में, तब भी यहाँ पे रिएक्शन होती है। सब्सटेंस ए इम्पार्ट ए डीप गोल्डन येलो कलर टू ए स्मोकलेस फ्लेम ऑफ बंसन ब्रोवर देन ABCD। अब देखिए लास्ट में जाके इन्होंने बहुत ही अच्छा हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? सब्सटेंस ए इम्पार्टेड डीप गोल्डन येलो कलर। अब यहीं से सब कुछ बनता है। देखिए जो NCERT है, NCERT के अंदर हमारे सामने जो है वो कलर फ्लेम्स वगैरह दिए है। NCERT का पेज नंबर 307 और 308 जो है ना, वहाँ पर मेंशन किए गए अलग अलग कलर। अब यहाँ पर कौन सा कलर दिया गया है? गोल्डन येलो कलर। क्लियर है? तो इसका मतलब ए जो होगा वो कोई ना कोई कलर दे रहा है। अब यहाँ पे ए कौन कौन से दिए गए हैं? कैल्शियम दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, सोडियम दिया गया और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कलर। सबसे पहले अगर ये कलर ही है तो हमारा ऑप्शन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीप गोल्डन येलो कलर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपका कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम वो कौन सा कलर देता है? वो ब्रिक रेड कलर देता है। ये NCERT में मेंशन है, पेज नंबर 307 और 308 पहले बता रहा हूँ। तो जो आपका कैल्शियम होता है वो ब्रिक रेड कलर देता है। आपका पोटेशियम होता है वो वायलेट कलर देता है। आपका सोडियम जो होता है वो येलो कलर देता है, और आपका कैल्शियम बता चुके हैं ब्रिक्स रेड। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो येलो कलर देता है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल एक चीज़ तो हमारे सामने निकल कर आ गई कि यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास में सोडियम है। अब इन्होंने क्या है? रिएक्ट विद वाटर, ये H2O के साथ में रिएक्ट करेगा। अब क्या बनेगा आपको ही पता है, एक हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगी। हाइड्रोजन गैस हमारे पास में आ चुका है, एंड प्रोड्यूस कंब्यूसिबल गैस बी। इसका मतलब ये जो गैस बना रहा है हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में ए और बी आ चुके हैं। ए हमारे पास में सोडियम है, बी हमारे पास में हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब ये वाला भी नहीं हो सकता कि ये गैस हो सकती है, ये गैस नहीं हो सकती, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस निकल कर आई है। अब आगे क्या बोला गया है देखिए, एंड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी। तो हमारे पास में सी क्या बना था? NaOH प्लस H2O, सॉरी हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में बी था, और ये जो सॉल्यूशन बना है NaOH, इसको उन्होंने बोल दिया है सी। अब सी क्या हमारे NaOH है? बिल्कुल सही है, ये रहा हमारे पास में सी। तो हमारे पास में ABC आ चुका है। अब आगे क्या बोल रहे हैं ये देखिए, विद अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट विद दिस सॉल्यूशन सी, यानी सी के साथ में जो है वो डी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जिंक रिएक्ट करेगा, जो NaOH है इसके साथ में जिंक रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस टाइप से हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। NCERT में ही दिया गया था, कलर फ्लेम से अगर आप देखियो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया देखिए, Which of the following properties of alkali metal increase in magnitude as the atomic number rises? यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इनमें से कौन सी चीज़ है वो भी बढ़ती है? आयोनिक रेडियस बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बाकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, यानी उसका साइज भी बढ़ेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कलाई मेटल, और यहाँ पे पूछा गया इन द केस ऑफ एल्कलाई मेटल द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? हम ये इससे रिलेटेड चैप्टर भी कर चुके हैं, फाजान रूल से निकालते हैं। अब फाजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, और एनायन का साइज है वो लार्ज होना चाहिए। ये हमारे पास में जो है
वो एक कोवेलेंट कैरेक्टर को देखने का तरीका है फाइजन रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो MF बोला गया, एल्कलाई मेटल दिया गया M, इसका मतलब M जो है वो केटायन है। अब केटायन सब में सेम दे दिया है, मतलब कोई चेंज नहीं किया है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, एनाइन। अब एनाइन जितना ज़्यादा लार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे लार्ज देखिए, पहले देख लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो भैया यहाँ पर ये सेम हेलोजन फैमिली है और आयोडीन का सबसे ज़्यादा लार्ज होता है साइज। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये हमारे पास में आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया The alkali metal forms salt-like hydride by the direct synthesis at elevated temperature. The thermal stability of these hydride decrease in which of the following atom? अब हमें बताना है थर्मल स्टेबिलिटी बताना हाइड्राइड की। तो सिंपल है, देखिए जितना ज़्यादा उसका साइज जो है वो छोटा होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो लिथियम और फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, इस टाइप से आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लेटिस एनर्जी, यानी कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट लेटिस एनर्जी को शो करेगा। अब लेटिस एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसके द्वारा एक क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड होता है वो गैसियस फॉर्म के अंदर चेंज होता है। सिंपल है। अब यहाँ पर लेटिस एनर्जी में अगर यहाँ पर कैसे करते हैं, लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनाइन अपॉन में केटाइन। यानी अगर यहाँ पर देखिए फ्लोरीन 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 सबके साथ में दे दिया, इसका मतलब एनाइन तो सबके साथ में दे दिया है। अब हमारे पास में केटाइन का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, जितना छोटा केटाइन होगा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी हाई होगी। जितना छोटा केटाइन होगा उसकी लेटिस एनर्जी अभी बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटाइन। केटाइन जितना हमारे पास में जो है वो स्मॉल होगा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास में केटाइन इनमें सबसे छोटा कौन सा है, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। और यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द एल्कलाई मेटल क्लोराइड MCl फॉर्म्स इट्स डाइहाइड्रेटेड सॉल्ट MCl.2H2O। यहाँ पे LiCl या फिर सीजियम क्लोराइड या फिर रुबिडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सिंपल है, देखिए NCERT के पेज नंबर 303 हाइड्रेशन एंथैल्पी में वहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है भैया, सेम ये का ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिथियम क्लोराइड .2H2O आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि लिथियम जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और जो लिथियम सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली हाइड्रेटेड ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो M है, M की जगह आएगा LiCl। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। यानी क्रूड सोडियम क्लोराइड है, उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ब्राइन सॉल्यूशन से हमने जब लिया है तो उसमें क्या चीज़ नहीं मिलेगी, डज नॉट कंटेन। मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलेगा, सोडियम सल्फेट नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट नहीं मिलेगा। तो भैया ये कहाँ पर लिखा हुआ है, NCERT के पेज नंबर 305 में, जहाँ पे हमारे पास में सोडियम क्लोराइड वाला पैराग्राफ है वहीं पर ये मेंशन किया हुआ है। तो जब सोडियम क्लोराइड वाला ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट मिलता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम सल्फेट भी हमें उसमें मिलता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमें वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिलता है, बट हमें मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलता है। ये वाली चीज़ हमें नहीं मिलती है, NCERT में डायरेक्टली दी हुई है पेज नंबर 305 पे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन है कि ये चीज़ ऑब्टेन्ड वहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है नीट 2013 कर्नाटका स्टेट का इन कास्टनर कलनर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बना रहे होते हैं कास्टनर कलर में, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम एमल्गम इज फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड, या फिर ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रेफाइट और प्लेटिनम नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं मरकरी। मरकरी यहाँ पे कैथोड होता है और कार्बन यहाँ पे एनोड होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ गलत हो गया। अब है मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज, जी नहीं, साफ साफ NCERT के पेज नंबर 305 पे ये मेंशन किया हुआ है, सेम वही पैराग्राफ है। और वहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि ये जो आपका सोडियम होता है वो मेटल होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर नहीं होता, ये गलत है। सोडियम एमल्गम इज फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्राइड, NaSCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3। अब यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, देखिए जब प्योर सोडियम मेटल को डिसोल्व किया जाता है लिक्विड में तो वो ब्लू सॉल्यूशन देता है, बिल्कुल सही, हमसे इनकरेक्ट पूछे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब ग्लास के साथ रिएक्ट कराते हैं वो सोडियम सिलिकेट देता है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम को जब रिएक्ट कराते हैं एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो हमारे पास में बनता है क्या? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम AlOH4, यहाँ पे OH4 आता है पैराग्राफ के अंदर और उसके बाहर होता है हमारे पास में सोडियम, ये 3 नहीं आता है। तो ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। कास्टनर प्रोसेस है, डाउन्स प्रोसेस है, साइनाइड प्रोसेस है, या फिर बोथ बी एंड सी यानी डाउन एंड साइनाइड प्रोसेस है। तो वही है कास्टनर कर्नल वाला प्रोसेस है ये सेम आपका, और 305 पेज नंबर पे दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये है कास्टनर प्रोसेस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। अब इसको डायरेक्टली याद रख लेना है कि फ्यूजन मिक्सचर किसको बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर सोडियम, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अभी आप पूछोगे किसका है, ये सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, या फिर मिक्सचर ऑफ K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो सिंपल देखिए इस फ्यूजन मिक्सचर किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूजन जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर होते हैं पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 16 है वॉशिंग सोडा। अभी बताया था वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो 10 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया पेज नंबर 304 पे, डायरेक्टली मैंने कुछ नहीं बताया। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नीट 2020 में आ चुका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो वो कौन सा यहाँ पर मेटल आयन है, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। आपको बता दूं कि डायरेक्टली एनसीईआरटी के पेज नंबर 306, एनसीईआरटी के पेज नंबर 306 और हेडिंग भी यही है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्लियर है, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले पैराग्राफ में पेज नंबर 306 एनसीईआरटी में ये साफ साफ लाइन है, और यहाँ पर ये फॉलोइंग की जगह वहाँ पे लिखा गया है क्या, पोटेशियम, पोटेशियम मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम, ये सारे साफ लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 है। The function of sodium pump is a biological process operating in each and every cell of the which of the following biological important is constituted of this pump। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो हमारा बिल्कुल जो सेम वाला था 2015 कैल्शियम, उसी सेम पैराग्राफ सेम पेज नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप 2 में आ चुके हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, यानी यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, वो एक एलिमेंट X है, उसके साथ में रिएक्शन करके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। इफ़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, 1s2 2s2 2p3 द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे वैलेंसी दे दी है, वैलेंसी कितनी दे दी है भैया, 3 दे दी है, और मैग्नीशियम की आपको पता होनी चाहिए मैग्नीशियम की कितनी होती है, 2, तो मैग्नीशियम की होती है 2 और X की हो गई 3, जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मैग्नीशियम 3 और X2 हमारा निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं आता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा Mg3X2 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इस ये देने का मतलब ही था इन्होंने वैलेंसी दी है। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम। अब भैया इससे ज़्यादा तो आसान क्या ही क्वेश्चन आएगा, कैल्शियम एटम की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सबसे पहले ये आपका सेकंड ग्रुप के अंदर आता है, तो यहाँ पे और S ब्लॉक के अंदर आता है, तो P वाले जो वो हट जाएंगे, आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो वो S2 आएगी। अब यहाँ पे नियोन आएगा, ये आर्गन आएगा। अब ये जो आपका कैल्शियम होता है वो कौन से पीरियड के अंदर आता है, 4th के अंदर आता है। थर्ड पीरियड के अंदर कौन सी गैस है, हीलियम नियोन आर्गन, तो आर्गन से आगे आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी बहुत आसानी से। ओके नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो वो 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया
Compared with the alkaline earth metal, the alkali metal exhibits smaller ionic radius, highest boiling point, greater hardness या फिर lower ionization enthalpy। अगर हम alkaline earth metal को कंपेयर करें alkali metal से तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पे ionization energy जो होती है वो lower होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। अब भैया नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट साइज, तो इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे बेरिलियम का सबसे कम साइज आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीट 2020 में आ चुका है। क्या है? HCl was passed through a solution of calcium chloride and magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound is crystallized? यानी ये तीनों कंपाउंड है, इनमें से HCl को पास किया जाता है तो कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा। NCERT का पेज नंबर है 305, जहाँ पर ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है। सोडियम क्लोराइड वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पर देख सकते हो। तो वहाँ पर होता क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं तो यहाँ पर जो सी वाटर होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है। कौन कौन सी रहती है? यही आपकी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे HCl गैस जो होता है उसको पास आउट कर लिया जाता है और उसके पास में हमारे पास में क्या बच जाता है, जो हमारा NaCl होता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में बच जाता है। तो हमारे पास में ओनली NaCl जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये प्योरली NCERT का क्वेश्चन है, पेज नंबर 305। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है नीट 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कौन सा एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, इन चारों में से हमें बताना है। बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आपका बेरिलियम का ऑक्साइड हो, चाहे आपका बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड हो, ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम का आपका ऑक्साइड या फिर बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पर एम्फोटेरिक होते हैं। और बाकी क्या होते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमारे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ये भी NCERT के पेज नंबर 309 पर मेंशन किया हुआ है, आपको फिर बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला गया है एमोंग कैल्शियम, बेरिलियम एंड हमारे पास में बेरिलियम, तो द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हमें बताना है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बताना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको कोवेलेंट कैरेक्टर फेजान रूल के अकॉर्डिंग पता है, तो वहाँ पर उसका हम रिवर्स कर देंगे तो हमें जो है वो आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको ये भी बता दूं, NCERT के पेज नंबर 306 और 307 पे ये मेंशन भी किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होंगे आयोनिक कैरेक्टर वो बढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रेट जो वो सेम रहेगा तो यहाँ पर जो है वो कैटायन का साइज बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर जो है वो आयोनिक कैरेक्टर जो वो बढ़ता रहेगा और यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर वो घटता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा कि आयोनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास में जो है वो 2015 का, ऑन हीटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली, यानी किसको जो हम रिलीज कराएंगे तो बहुत आसानी से CO2 रिलीज हो जाएगी। अब देखिए, ये जो बात आती है वो आती है थर्मल स्टेबिलिटी पे। जो ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा वो उतना ही कम जो है वो रिएक्शन करेगा और उतना ही लेट जो वो CO2 रिलीज होगी। अब एक आता है Na2, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो वो जो है वो डिकम्पोजिशन करते ही नहीं है, तो फर्स्ट ग्रुप वाले तो हमारे पास में वैसे हट जाएंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम बच गया। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, साफ साफ लिख रखा है NCERT के अंदर। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं तो इंक्रीज होती है, तो लेस थर्मल स्टेबल होगा वो इजीली जो वो डिकम्पोजिशन कर लेगा और CO2 रिलीज कर लेगा। तो यहाँ पर अबव द ग्रुप ये आता है मैग्नीशियम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी बहुत आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27 है सोल्यूबिलिटी से। सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज इन द सीक्वेंस। अब भैया फिर बता रहा हूँ, प्योरली NCERT है, NCERT पेज नंबर 309, वहाँ पर सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट दिया हुआ है, उसी में सल्फेट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये चीज़ें। क्लियर है कि सोल्यूबिलिटी जो है वो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सल्फेट की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी और जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो आसानी से सोल्यूबल हो जाता है।
तो अब हम अकॉर्डिंग टू डाउन द ग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम और यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पेज नंबर 309 डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर किस में जो है वो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये भी वापिस एनसीईआरटी के पेज नंबर 309 से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी से ही है सारे। तो हमें बताना है कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। देखिए, जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। अब यहाँ पर जिसका हाईएस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम आयोडाइड है उसमें यहाँ पर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी। यानी जो जितना आसानी से सोल्यूबल हो पाएगा उसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एंथैल्पी। तो ये हमारे पास में बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं वो आसानी से सोल्यूबल हो पाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो आसानी से सोल्यूबल हो पाते हैं। तो आंसर आ जाएगा 29 का बी। पेज नंबर 309 एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, सल्फेट वाले पैराग्राफ पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए परऑक्साइड। अब यहाँ पर एक तो सिंपल ऑक्साइड होता है और एक होता है परऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड और फिर होता है सुपर ऑक्साइड। क्लियर है। तो हमें परऑक्साइड बताना है। तो परऑक्साइड में हमारे पास में जो है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन किया हुआ है, हमने डायरेक्ट बताया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो धीरे धीरे उसके साथ में बढ़ती रहेगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, सोल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट इन वाटर, आयनाइजेशन एनर्जी। और सल्फेट वाली तो कई बार सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सोल्युबिलिटी कम होती है। बट यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड है उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड के वाटर में जैसे जैसे जाते हैं वो डायरेक्टली मेंशन है भैया, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है ये, एन बिल्कुल लाइन कॉपी पेस्ट मारी हुई है यहाँ पे एनसीईआरटी की। पेज नंबर फिर बता रहा हूँ 309 पे आप देख लेना, हाइड्रोक्साइड वाला जो पैराग्राफ है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। यानी अब अगर कोई बेस है तो बेसिक ऑक्साइड बेसिक के साथ तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें वो निकालना है जो बेसिक ऑक्साइड हो। तो यहाँ पर बेरिलियम तो आपका एम्फोटेरिक होता है, इसके अलावा जो भी इस ग्रुप के अंदर आते हैं वो होते हैं बेसिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक हो गया, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा ये दोनों जो है वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है एनसीईआरटी पेज नंबर 309 कार्बोनेट वाला पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ लेना, साफ साफ लिखा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैटायोनिक साइज। यानी जितना ज़्यादा कैटायोनिक साइज होगा उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी कार्बोनेट के साथ में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 309 पे लास्ट पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन है। तो साइज देखिए, सबसे बड़ा कैटायोनिक साइज किसका होगा इनमें से, सबसे पहले तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये तो सबसे ज़्यादा होना ही होना चाहिए, इनका साइज ज़्यादा होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए बेरिलियम से साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम फिर कैल्शियम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। अरे भैया अभी अभी बताया था एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 29 आया था, बिल्कुल सेम वही है। पेज नंबर 309 पे जो हमारा सल्फेट वाला है वहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, द सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सल्फेट डाउन द बेरिलियम ग्रुप इज
दिस इज ड्यू टू द, ये क्यों हो रही है, जो सोल्यूबिलिटी सल्फेट की होती है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही है। देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। डिक्रीजिंग द लैटिस एनर्जी, हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन फॉर स्मॉलर आयन भी लाइक, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। हमसे सल्फेट की सोल्युबिलिटी का रीजन पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, ये तो गलत हो गया। हाइट ऑफ सॉल्वेशन फॉर स्मॉल आयन, ये बिल्कुल सही है हमारे साथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर, यानी सारे रिएक्ट करते हैं। द पेयर दैट गिव्स द सेम गैसियस प्रोडक्ट, अब इनमें से कौन से हैं जो सेम गैसियस प्रोडक्ट देंगे? तो आपका कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको H2O के साथ में और इसको भी H2O के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो सेम हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी दोनों के अंदर। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर किसी में ऑक्सीजन मिलेगी, किसी में जो वो हाइड्रोजन मिलेगी, तो इस टाइप से अलग अलग मिलेगी, बट यहाँ पर दोनों में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्ट्रोंशियम डीकम्पोज वाटर रियडली देन द बेरिलियम। सेकंड है बेरियम कार्बोनेट मेल्ट एट ए हायर टेम्परेचर देन द कैल्शियम कार्बोनेट। हमें देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहले ही बता रहा हूँ कि हमें कौन सी बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्ट्रोंशियम डीकम्पोज वाटर रियडली देन द बेरिलियम, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट मेल्ट एट हाइयर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, अब हम सी में चलते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं, ये रहा हमारे सामने। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बिल्कुल हमें पता ही है। नेक्स्ट है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये तो एम्फोटेरिक होता है भैया, ये बेसिक नहीं होता है, और बेसिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बेरियम जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा और जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो तो एम्फोटेरिक है। तो ये तो गलत लिख दिया गया है कि उल्टा लिख दिया गया कि ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीट 2016 में पूछा गया है। इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में कौन से इनकरेक्ट है। इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, इट फॉर्म्स B2C, इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, या फिर इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमरिक। इनकरेक्ट बताना है हमें इसके लिए। तो देखिए बेरिलियम जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स नॉट रेयरली हाइड्रोलाइज्ड। ये तो साफ साफ गलत हो गया, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 310 पे डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है कि बेरिलियम जो होता है वो रेयरली मतलब बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और इन्होंने कह दिया रेयरली हाइड्रोलाइज्ड होता है, ये तो गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। Question number 39, the suspension of slacked lime in water is known as, the suspension of slacked lime। अब slacked lime क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, क्लियर है, इन वाटर इज नोन एज, इसका सस्पेंशन। तो यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है भैया, कॉपी पेस्ट। कौन से पेज नंबर पे है, 311 पे ये एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है मिल्क ऑफ लाइम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 14 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2। ये कह रहा है कि CaC2 है, इसको नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, CaCN। क्लियर है, और यहाँ पर ये कितने बनेंगे, ट्वाइस बनेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, CaCN ट्वाइस, यहाँ पर ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, अब आप ये देखो ना N2 है, N2 रिएक्ट करके तो यहाँ पर N आ जाएगा, और ये N2 भी था और C2 था, तो ये CN2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। भैया फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन है, पेज नंबर 311 पे है, बिल्कुल लास्ट में आप चले जाना, स्लेट लाइन वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है। अब वो रिएक्शन देके वहाँ पर मेंशन किया गया एनसीईआरटी के अंदर, फिर बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे बोला गया कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें ब्लीचिंग एक्शन के लिए क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ड्राई जो हमारा स्लेक्ट लाइम होता है उसको क्लोरीन के अंदर से पास आउट करते हैं, और जब क्लोरीन के अंदर से पास आउट करते हैं तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है जो कि एक इंग्रेडिएंट होता है ब्लीचिंग पाउडर का और ब्लीचिंग एक्शन के लिए, और वो है हमारे पास में CaOCl2। यहाँ पे हाइड्रोइड जो होता है उसको रिमूव करके यहाँ पे ये आ जाता है क्लोरीन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में भैया मैच द कॉलम दिया है, मैच द लिस्ट वन कंपाउंड, यहाँ पर मैच द कॉलम दे दिया गया सब्सटेंस 1 एंड सब्सटेंस 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबका AIPMT 2011 में यहाँ पर इनके जो है वो फॉर्मूले बताने। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट और उसके अंदर जो है वो हाफ H2O का मॉलिक्यूल होता है। ए जो सेकंड के साथ चला गया, आंसर आ गया। रुक जाओ अभी आगे। इपोसमाइट और ये दोनों है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, यहाँ से आंसर आता है, बट जिप्सम भी जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको फिर से ये चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ। अब इपोसमाइट का जो फॉर्मूला था वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है और उसमें जो 7H2 होता है, सॉरी हाँ ये दिया हुआ है भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसराइट। कैसराइट का जो होगा वो फॉर्मूला आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट ही होता है, बट वहाँ पे सिंगल H2O होता है। और जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, बट वहाँ पे 2H2 होता है। जब इसको जिप्सम को जो है हीट करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो ए जो वो सेकंड के साथ, बी हमारा थर्ड के साथ, सी फोर्थ के साथ, डी फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द कंपाउंड है इन हीटिंग गिव्स ए कलरलेस गैस। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं तो एक गैस मिलती है, एंड ए रेजिड्यू दैट इज डिजोल्व, और इसके अलावा हमारे पास रेजिड्यू मिलता है, मान लेते हैं कोई एक्स, दैट इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन बी। अब इसको हम प्लस H2O जब करते हैं तो हमें बी मिलता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की। एक्सेस CO2 इज बबल थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BC इज फॉर्म्ड। जब हम B के अंदर एक्सेस CO2 मिला देते हैं तो हमें C मिलता है। ओके, इज फॉर्म्ड एज रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड C ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स। अब इसको जब हम हीट कर लेते हैं, किसको, C को जब हम हीट करते हैं तो वापस हमें A मिल जाता है। अब हमसे पूछा क्या, द कंपाउंड इज, ये जो A कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है, ए वाला कंपाउंड कौन सा है भैया, तो ए वाला हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम सल्फेट वाला है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, कैल्शियम सल्फेट 2H2 वाला तो जिप्सम हो गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में जो है वो यहाँ पर ए में है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो गैस निकलती है CO2। क्या निकलती है, CO2 निकलती है। और हमारे पास में जो X कंपाउंड जो आता है वो आता है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो हमारा बी कंपाउंड है। अब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ मिक्स करेंगे एक्सेस में तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, क्या, CaHCO3 का ट्वाइस, तो ये कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। तो ये हमारे सामने जो कंपाउंड निकल कर आएंगे ABC, और हमसे ए पूछा था तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना कि कैल्शियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, CaClO2 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं भैया, आंसर याद रख लेना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर जो 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। जिप्सम कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम जो होता है उसको जब हम हीट करते हैं ना 393 पे, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ना कि हाइड्रेशन से ना ऑक्सीडेशन से। जिप्सम के अंदर लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम होती है देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बिल्कुल तो सही है। और जिप्सम इज ऑब्टेन्ड, जी नहीं, प्लास्टर पर इसको इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं। जब देखिए जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को जब हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिप्सम नहीं मिलता है भैया। जिप्सम को हीट कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए, और ये कह रहा है कि जिप्सम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर दो तो जिप्सम मिला। अरे भैया इसको हीट करके ये ले रहे हैं तो इसको हीट करके ये थोड़ा ही ले पाएंगे, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन हमारे पास में सी।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया द ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड किसको, ये तो सिलेक्ट लाइम बोलते हैं कैल्शियम। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, या फिर हमारे पास में ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, या फिर ड्राई सिलेक्ट लाइम होना चाहिए। ये ड्राई होना चाहिए भैया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ड्राई होनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, एनसीईआरटी में दिया गया है, पेज नंबर 311, सारे एनसीईआरटी में ही है लगभग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट हमारे पास में है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर है 47। एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर इन एल्कलाइन अर्थ मेटल एम एज ए कोफैक्टर इज, कौन सा है? स्ट्रोंशियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। नीट 2019 का है। अब बताऊं कहाँ पे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 312 पे डायरेक्टली वहाँ से लाइन उठा के दी गई है। कौन सा है भैया? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर है एटीपी के अंदर, और ये बायोलॉजी के अंदर जो है वहाँ पर भी दी गई है, प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में भी भर के दिए, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कैल्शियम आयन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। मैग्नीशियम आयन इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मैग्नीशियम इज द कॉम्प्लेक्स विद द एटीपी। कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी गलत है, फॉल्स कौन सी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमारे चैप्टर दिए गए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, भर के बताया कि कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। और ये कह रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है रेगुलर हीट बीट। हार्ट के अंदर होता है क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, उसके लिए तो कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत लिखी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अभी बता के आए हैं कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, तो नीट 2021 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2021 में 2 क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, यानी जो बेरिलियम क्लोराइड है उसका सॉलिड स्टेट के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा और वेपर फेज के अंदर कैसा होगा। प्योरली एनसीईआरटी पेज नंबर 309 बिल्कुल लास्ट में देख लेना, डायग्राम दिया हुआ है, साथ में दिखाया गया कि किस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। तो जो बेरिलियम क्लोराइड होता है उसका सॉलिड स्टेट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है चेन स्ट्रक्चर, ना ही लीनियर ना ही डाइमर, वो बनता है कैसा? चेन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं वेपर फेज की। उसी में ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको लाइन मिल जाएगी जहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लोरो ब्रिज डाइमर इन वेपर फेज। कैसा? क्लोरो ब्रिज्ड और कैसा? डाइमर फेज। तो जो हमारे पास में सॉलिड स्टेट के अंदर कैसा है? चेन स्ट्रक्चर है, और वेपर फेज के अंदर कैसा है हमारे पास में? डाइमर फेज है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास में आ जाएगी। पहले बता रहा हूँ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, पेज नंबर 309 पर देख लेना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया अमोंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड वन विच इज कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऐसा कौन सा मेटल हैलाइड है जो कोवेलेंट भी है और सोल्यूबल भी है? किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बेरिलियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है? सेम जो अभी बताया था, सेम उसी पेज नंबर पे एनसीईआरटी पे 309 जो बेरिलियम क्लोराइड का डायग्राम दिया हुआ है ना, जो बेरिलियम क्लोराइड का डायग्राम दिया हुआ है उसी के बिल्कुल ऊपर ये लाइन कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी की, कि यहाँ पे जो बेरिलियम क्लोराइड होता है विच इज़ कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो बेरिलियम क्लोराइड हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ पेज नंबर 309 एनसीईआरटी पे आप देख लेना, बिल्कुल जो डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2022 का। हमारे पास में एजुकेशन है वो है नीट 2022 का। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास में क्या पूछा गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम, और इनके अलग अलग दिए गए कि इसमें से कौन सा एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ है। फिर बता रहा हूँ प्योरली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 301, 302, 303 क्लियर है, जहाँ पे यूजेज ऑफ लिखा हुआ है वहाँ पर ये सारा मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 301, 2, 3 अलग अलग से। क्लियर है? ओके, देख लेते हैं। देखिए लिथियम को एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर कूलेंट इन फास्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आएगा। तो लिथियम जो होता है वो फोटो
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वहाँ पर लिथियम का यूज़ हो सकता है। जैसे आप सुनते हो ना लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम आयन बैटरीज तो है ना वो, तो वही हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम भी साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 302 पे लिखा हुआ है कि जो लिक्विड सोडियम होता है ना, उसको हम जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टेंट होते हैं वहाँ पर एज ए कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो लिक्विड सोडियम को कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आपने अगर बायोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा ना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ पर भी ये मेंशन है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये वहाँ पर भी लिखा हुआ है आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजियम। सीजियम और आपका जो पोटेशियम होता है ये दोनों इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ हो सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। तो सीजियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यहाँ पे चला जाएगा। तो फर्स्ट है वो हमारा सेकंड के साथ में जा रहा है, ऐसे हमारे पास एक ही ऑप्शन है भैया। सेकंड हमारा थर्ड के साथ में जा रहा है, सी हमारा फर्स्ट के साथ में, डी हमारे फोर्थ के साथ में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन 4। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।